रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं आज डॉक्टर हार्दिक जैन। आप आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर जैन, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जैन, सबसे पहले चूंकि इस मौसम में कोविड-19 का जिक्र न हो तो डॉक्टर से बात करना बेमानी हो जाता है। बताएं कि क्या आंखों के जरिए भी कोविड-19 वायरस जा सकता है? जी नमस्कार। जी आपने बहुत ही सही सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बट हमें इस बात को ध्यान रखना है कि कोविड आंखों के रास्ते से नहीं फैलता है। इसके अंदर जो बाकी के जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि समय के साथ हाथ धोना, सैनिटाइजर का यूज करना, वो मास्क पहनना, बस इन सारी चीजों का ही हमें ध्यान रखना है, जैसे हम कोविड यानी कि कोरोना से हम बच सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के आंख के ट्रीटमेंट के अंदर भी किसी भी तरह के जो इन्फेक्टिव जो एरोजोल्स होते हैं जो कोविड के अंदर या जो कोविड के रिस्क को बढ़ाते हैं, वो किसी भी तरह से नहीं पैदा होते हैं। इसलिए ये ना तो आंखों के रास्ते फैल सकता है और ना ही किसी भी तरह के आंख के इलाज के अंदर कोरोना का कोई खतरा बढ़ता है। डॉक्टर जैन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप दिन में कभी आंखें मलें। कई लोगों की आदत होती है और खुजली आती है तो मल भी देते हैं, तो उससे भी कोविड-19 के संक्रमण की गुंजाइश होती है। ये आंखें मलना और उसके जरिए कोविड-19 का आपकी आंखों में जाना, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, इसके अंदर आंखें मलना यानी आंखें खुजली करना जिसमें किसी भी तरह की एलर्जी हो या फिर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो छोटा, तो हाँ डेफिनेटली हमें आंखें मलने से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल डेफिनेटली जैसे आपका हैंड हाइजीन अगर प्रॉपर नहीं है, अगर अच्छा नहीं है, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हमें हाथ धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, तो अगर ऑटोमेटिकली अगर आपका हाथ साफ है तो भले अगर आपका हाथ अगर आंखों की तरफ जाता भी है तब भी एटलीस्ट इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से रिस्क कम हो जाता है। बट हाँ, फिर से मैं ये बताना चाहूंगा कि आंख के ऊपर हाथ लगाने से बचना है अपने को, और अगर आंख के अंदर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी होता है तो उससे आप ये बात के लिए घबराए नहीं कि आपको कोरोना का किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टर जैन, थोड़ी सी बात करते हैं चश्मे की। इन दिनों ये भी जिक्र चल रहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए आप अपने अगर ग्लासेस पहनते हैं तो उसके ऊपर भी एक बड़ा जो आपकी आंखों को कवर कर ले ऐसा चश्मा लगा लें। ऐसा भी सुनने में आया कि सर्जन्स या डॉक्टर्स भी जब मरीज देखते हैं तो अपने आंखों के ऊपर वो एक चश्मा प्रोटेक्टिव ग्लास पहनते हैं। ये प्रोटेक्टिव ग्लास आम आदमी के लिए पहना जाना क्या जरूरी है? मैं ये बोलूंगा कि डेफिनेटली आपको रेगुलर इंटरवल्स में आपको ये चश्मा आप पहन सकते हैं रेगुलर डेज के अंदर, जिससे आप केवल सिर्फ कोरोना के हिसाब से ही नहीं, आप नॉर्मल एक डस्ट से, सनलाइट से, इन सब के जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं उन सबसे भी आप बच सकते हो। बट हाँ डेफिनेटली जिस हिसाब से हमें प्रिकॉशंस रखने हैं दिस डेज, जैसे हमें कोरोना जिस तरह से एकदम पीक पे चल रहा है, तो हाँ हमें आंखों के ऊपर वो चश्मा बिल्कुल लगाना चाहिए। डॉक्टर जैन, थोड़ी सी बात करते हैं आंखों के हाइजीन की, उसके बाद दूसरी बातों पे आएंगे। बताएं कि आंखों में बहुत सारी छोटी मोटी परेशानियां इन दिनों खास तौर पर कुछ लोगों को आंखों में, जिसको आंख आना कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस, लाल हो जाती है, कुछ दूसरी तरह के फ्लू, आई फ्लू, व्हाटएवर, ये कुछ बरसात के दिनों में ज्यादा समस्या होती है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। ये होती क्यों है और इनसे बचा कैसे जा सकता है? सर बेसिकली ये जो छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस होते हैं आंख के अंदर, जो डेफिनेटली जब भी हम गांव के अंदर या फिर हम कभी अगर जो आदमी बहुत बाहर गाड़ी चलाने का काम है या कुछ ईंटें उठाना या कुछ मिट्टी में, जैसे जो छोटे बच्चे हैं जो मिट्टी में खेल के आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं वो आंख के अंदर लग सकते हैं। और डेफिनेटली मानसून जिस हिसाब से चल रहा है तो इसके अंदर एलर्जी बहुत ज्यादा कॉमन है, तो कभी कभी एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी होता है जिसके अंदर बैक्टीरियल कोई कंजक्टिवाइटिस भी हो, जैसा कि आपने बताया, और साथ साथ में कोई एलर्जिक का भी इन्फेक्शन हो। तो हाँ, इन चीजों के अंदर अपार्ट फ्रॉम हाइजीन यानी कि हाइजीन के अलावा हमें अगर कुछ ध्यान रखना है तो उसके अंदर हम एक नियमित रूप से कोई भी आपके आसपास जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको आप दिखा सकते हैं, ताकि उसका अर्ली अपन कुछ ट्रीटमेंट कर सके, समय के साथ अपन ट्रीटमेंट कर सके, और ये कभी भी ना तो आपके अगर एक आंख में इन्फेक्शन हो भी रहा है तो ये दूसरी आंख में नहीं फैलेगा, और अगर एक आदमी को घर में हो भी गया है तो इससे एटलीस्ट घर के दूसरे आदमी को नहीं होगा। थोड़ा सा ही बताएं कि सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों की आंखें लाल होती हैं और गुस्से में नहीं होती, पता नहीं किस कारण से होती, और उसके साथ ये भी होता है कि बहुत लोग सुबह सुबह उनको आंख में खुजली वगैरह होती है, आंख मल भी देते हैं जिससे शायद वो और लाल हो जाए। ये सुबह की बहुत सारे लोगों में आंख की खुजली ये क्यों होती है? सर ये बेसिकली बहुत ज्यादा बार एलर्जी की वजह से होती है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा टाइम एलर्जी, और जैसे कि सुबह सुबह हम कभी कभी देखते हैं कि जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है जी, यानी कि जो एक आंख का सबसे कॉमन यानी कि सबसे सामान्य इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, जिसके अंदर आंखें लाल होना, सुबह आपको आंखों में खुजली आना, व कुछ
सफेद कलर का कुछ रस्सी जैसा एक पस निकलना, ये सब कुछ बहुत ही आम बात है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली सुबह उठने के बाद ही पाया जाता है जी। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग हमारे देश में और इस अंचल में भी इस रोग से ग्रसित हैं। तो बताएं कि वे लोग जो डायबिटिक हैं उन्हें क्या आंखों की परेशानियां ज्यादा होती हैं, और उनमें अगर कोई आंखों संबंधी परेशानी हो तो उन्हें क्या दूसरे लोगों के तुलना में दिक्कतें ज्यादा होती हैं? जी बिल्कुल साहब, डायबिटीज हमें ये बात समझनी होगी कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं बट आंखों के ऊपर भी असर करती है। जिन लोगों को डायबिटीज 5 साल से ज्यादा है या फिर जिनका शुगर का लेवल बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता हो, यानी कि किसी समय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता हो या किसी समय बहुत ही ज्यादा कम हो जाता हो, ऐसी कुछ स्थिति के अंदर ये डायबिटीज आंखों के अंदर, यानी कि जो आंखों का एक हिस्सा होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, यानी कि आंखों का पर्दा, उसके ऊपर भी इस डायबिटीज के कुछ लक्षण आ सकते हैं। हमें बात समझनी होती है कि जो डायबिटीज होता है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ छोटी छोटी खून की नलियों के ऊपर असर करता है। वो खून की नलियां जिस तरह से आंखों के जो पर्दे हैं उसके अंदर खूब सारी, यानी कि लाखों या फिर करोड़ों आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं, जो डायबिटीज के कारण थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है। वह समय के साथ धीरे धीरे वो खून की नलियां फट भी सकती हैं। ऐसी कुछ स्थिति के अंदर पर्दे के ऊपर खून आना, पर्दे के ऊपर सूजन आना, या अगर यही डायबिटीज बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल रहती है, यानी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा ऊपर हो या फिर बहुत ही ज्यादा नीचे होती रहे बार बार, तो ऐसी स्थिति के अंदर खून बहुत ही ज्यादा कभी कभी बढ़ सकता है। वो ऐसी कुछ स्थिति के अंदर आंख की रोशनी पूरी तरह से जा भी सकती है। बट सौभाग्य यह है कि अब इस टेक्नोलॉजी के कारण, जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उसके अंदर ये सारी बीमारीज को आप बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय के अंदर ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप जो भी आपके आसपास जो भी एक रेटिनल कंसल्टेंट हो या रेटिना स्पेशलिस्ट हो उसको आप दिखाएं। तो ये रेगुलर इंटरवल क्या होगा डॉक्टर जैन? सर, अगर आपका शुगर का लेवल अगर नॉर्मल चल रहा है तो अपन 1 साल के अंदर देख सकते हैं एक बार, और अगर बहुत ही ज्यादा शुगर ऊपर नीचे है या बहुत ही ज्यादा हमें लगातार ज्यादा आ रहा हो या फिर कम उम्र भी अगर किसी को डायबिटीज हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन 6 महीने के अंदर एक बार आंखों के पर्दे की जांच कर सकते हैं। जी, ये पर्दे की जांच में क्या चीज आपको नजर आती है जो खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों से संबंधित होती है? जी, जैसे कि जो डायबिटीज के अंदर जो पर्दे के ऊपर जो असर आता है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम किताबी ज्ञान के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा ताकि हमारे सारे श्रोता आराम से इस बात को समझ सकें कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, इसके अंदर जब हम इसमें रेटिना की जांच करते हैं तो इसके अंदर हम एक आंखों की पुतली को फैलाने का एक दवाई डालते हैं जिससे आंखों की पुतली फैल जाती है और हम आधे घंटे के बाद पर्दे की पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूरी जांच कर सकते हैं। हम इसके अंदर अगर देखते हैं कि कुछ खून की नलियां फट रही हैं या कहीं खून आ रहा है, कहीं सूजन आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कुछ लेजर है, कुछ इंजेक्शन से, इस तरह के और भी कई तरह के इसके अंदर इलाज है, संभव है। तो हम उस हिसाब से जिस तरह से भी पर्दे की स्थिति है, वो जो मरीज है उनको किस तरह की तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से हम क्या हमें इलाज करना है वो हम निर्णय ले सकते हैं। रेटिना, ये आंख का पर्दा, ये फिल्म के पर्दे की तरह ही होता है? जी, मैं इसको ऐसा समझाना चाहूंगा कि जिस तरह से आप पुराने जो कैमरास देखते थे अपन, उसके अंदर एक छोटा सा पीछे रोल आता था जिसके अंदर हम फोटो खींचते थे और उस रोल के ऊपर पिक्चर्स आ जाती थी। तो जो रेटिना यानी कि जो आंख का पर्दा है वो और कुछ नहीं, वो एक तरह से पुराने किसी कैमरे का रोल जैसा काम करता है, जिसके अंदर ये बात समझनी है अपने को कि आप चाहे कैमरे का बटन कितना भी दबाएं, बट अगर उसके अंदर रोल अगर अच्छा नहीं है तो आपका कभी भी इमेज प्रॉपर नहीं बन पाएगा। यानी ये जो रोल है, क्या ऐसे कुछ भी तरीके हैं जिससे हम लोग इस रोल को या रेटिना को सही रख सकें? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर हम इसके अंदर अच्छा ज़ियाज़ैंथीन और ल्यूटिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर डाल सकें, जैसे कि बहुत तरह की दवाइयां भी मिलती हैं बाजार के अंदर जिसके अंदर ज़ियाज़ैंथीन और ल्यूटिन होते हैं, बट उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा सारे श्रोताओं को कि बहुत ज्यादा दवाइयों पर निर्भर ना करें। अपने घर के अंदर कुछ सिकी हुई अलसी या अखरोट, ये सारी चीजों को अपने घर के अंदर आप रेगुलर इंटरवल में आप खा सकते हैं। रोजाना अपनी डाइट का एक पार्ट बनाएं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो शरीर के अंदर जो कमियां हैं वो इन 2-3 चीजों से ही आराम से पूर्ण हो सकती है। जी, यानी अलसी भाई न भाई खाएं जरूर। बिल्कुल खाएं जरूर। बताएं कि और क्या कुछ हम खाएं जिससे हमारी आंखें भी स्वस्थ रहें। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आंखों के अंदर जो रेटिना है, आंखों के अंदर जो बाकी के जो हिस्से हैं,
उसके ऊपर अगर विटामिन ए या विटामिन ई है जैसे, और विटामिन B6 है जिसको हम बायोटिन्स बोलते हैं, अगर हम इसको किसी भी रूप से खाएं, डेफिनेटली हम इसका दवाई तो हमें डेफिनेटली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है, बट मैं ये चाहूंगा कि जितना हम नेचुरल रिसोर्सेज खाएं या जितना भी हम अपने घर के अंदर कोई भी पौष्टिक आहार खाएं, जैसे कि आंवला है, गाजर है, पालक है, और जैसे कि मैंने बताया ब्रेक से पहले कि अखरोट है, कीवी, अलसी हैं, ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आप विटामिन ए की पूर्ति करते हैं, विटामिन B6 की करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सारे श्रोता जो भी हमें सुन रहे हैं वो इन कुछ कॉमन चीजों को अपनी डाइट के अंदर एक रूटीन बना सकते हैं। थोड़ी बात करते हैं डॉक्टर जैन उन महिलाओं की जो गर्भवती हैं। बताएं कि उनके भीतर जो बच्चा है उसकी भी आंखें हैं और बाद में वो आंखें काम आएंगी, तो बताएं कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, खासतौर पर उसकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए और अपने खुद की आंखों के स्वास्थ्य के लिए गर्भवती माताएं जो हैं वो क्या कुछ सेवन करें, क्या कुछ अतिरिक्त खाएं पिएं? जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो हम रूटीन में जो नेचुरल जो चीजें हम खा सकते हैं, उसके अलावा जो एक प्रॉपर वैक्सीनेशन जो होता है वो भी हमें गर्भवती महिलाओं के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट उनको डेफिनेटली सहयोग करते होंगे। बट एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपके कार्यक्रम के थ्रू पहुंचाना चाहता हूं सभी श्रोताओं को, वो ये चीज है कि जो बच्चे प्री मैच्योर डिलीवर होते हैं, यानी कि जो पूरी 9 महीने पे पूर्ति पे नहीं पैदा होते हैं, थोड़ा सा समय के पहले हो जाते हैं, वो जिनका वजन भी 1500 या 1700 ग्राम से कम होता है पैदा होने पे, ऐसे कुछ बच्चों के अंदर आंख की कुछ रेटिनोपैथी हो सकती है, जिसको हम अपनी भाषा के अंदर रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी यानी कि ROP कहते हैं। ऐसी कुछ जो ये बीमारी है, ये अगर समय पे डायग्नोस हो सकती है, वो इसका समय पे अगर इलाज होता है, तो इससे आने वाला भविष्य जो है बच्चे का, उस पे नजर का कोई परिणाम, किसी भी तरह का कोई जटिल कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। कुछ लेजर की थेरेपीज हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, जिससे हम आंखों को पर्दा जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं किसी भी प्रीमैच्योर बच्चे को। जिस तरह से आज हम किसी भी ब्लाइंड स्कूल के अंदर ऐसे कुछ बच्चे देखते हैं जिसमें हम देख के ऐसा सुनते हैं कि ये बच्चे बचपन से ही अंधापन फेस कर रहे हैं, और सब कुछ जो भी हम उनके बारे में जो भी हम सुनते हैं, ये बहुत ही दुखद बात है। बट हमें ये बात को जानना है कि जो भी प्रीमैच्योर बच्चे हैं उनका अवश्य हमें पर्दे की जांच करनी है, ताकि अगर हमें उसके अंदर, बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कोई रेटिनोपैथी यानी कि पर्दे के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की बीमारी दिखे, तो हम उसको बहुत इजीली और समय के साथ उसको डायग्नोस कर सके, वह उसका ट्रीटमेंट कर सके। बहुत बार देखा गया कि बहुत सारे प्रीमैच्योर बेबीज जो हैं वो आपके इनक्यूबेटर वगैरह में भी रहते हैं, तो ऐसे में उनकी जांच डॉक्टर खुद जाकर करे, माँ बाप तो उन्हें ला नहीं सकते। जी बिल्कुल सर, जो प्रोटोकॉल जो बना हुआ है वो ऐसा ही है कि एक रेटिना का स्पेशलिस्ट जो होता है वो ऐसे बच्चों को जो कैबिन्स होते हैं बच्चे के, जिसको हम NICU बोलते हैं, जहाँ पे एक तरह का न्यूनेटल ICU होता है, उसी के अंदर हम बच्चों को देखा जाता है। डेफिनेटली इसके अंदर हम पेरेंट्स को केवल सूचना देते हैं इस बारे में, इस चीज के बारे में समझाते हैं, बट जो हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो भी यही होता है कि हम उस बच्चे को आराम से NICU के अंदर देखें, क्योंकि जांच करते समय भी कई सारी चीजें और कई सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उसका ऑक्सीजन है, उसका पल्स है, तो ये सारी चीजें जो एक मशीन से टेक केयर हो जाती है, तो वो ज्यादा बेहतर यही रहता है कि हम बच्चे को वहीं पे उन्हीं के कैबिन्स में देखें, और जब बच्चा कभी डिस्चार्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको फिर से चाहेंगे कि हम वापस से थोड़े से समय के लिए NICU के अंदर भर्ती करें और आधे घंटे में अपनी जांच पूर्ण कर सकें। नवजात या ऐसे बच्चे जो 2 या 3 साल से कम के, उनकी आंखों में कोई दिक्कत है, ये माँ बाप कैसे पता करें? जब बच्चा 1 या 2 साल का हो जाता है, यानी कि एक तरह से जब एक बार 6 महीने से ऊपर अगर कोई बच्चा हो जाता है, तो आमतौर पर हम देखा जा सकता है कि बच्चों के अंदर आंख की होने वाली तकलीफ थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, बट फिर भी किसी तरह का इन्फेक्शन डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के अंदर देखा गया है। जो सबसे कॉमन चीज है उसके अंदर वो है कि जो एक पानी की जो नली होती है आंख के अंदर, उसका कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी के सेक से वो कुछ मसाज जो भी आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो आपको बताएंगे, तो वो सारी चीजें बहुत ही आराम से ठीक हो सकती हैं। हाँ, 3 साल का जो छोटा बच्चा है, डेफिनेटली हम उसका नजर की कोई जांच नहीं कर सकते, बिकॉज नजर की जांच के लिए हमें बच्चे की तरफ से भी थोड़ा सा रिस्पांस चाहिए होता है, तो 3 साल से नीचे के बच्चे को नजर के बारे में तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। ABCD कैसे पढ़वाएंगे? हाँ, कैसे पढ़वाएंगे, बिल्कुल जी। हाँ, तो बट यह है कि जो छोटा मोटा इन्फेक्शन जो बच्चों के अंदर कॉमन होता है, और एक और चीज ध्यान रखना मैं चाहूंगा कि सब जने इस बात को ध्यान से सुने कि छोटे बच्चे के नाखून जरूर टाइम से समय से काटें, बिकॉज कई बार वो नाखूनों से भी आंख के ऊपर कई बार चोट देखी गई है, और हम इस तरह के काफी सारे बच्चों को देखते हैं।
जी। बच्चे खास तौर पर जब खेलते हैं तो उस वक्त इंजरी, आंखों की इंजरी एक ऐसी चीज है, हालांकि गंभीर चीज है, लेकिन क्रिकेट या कुछ भी बॉल या कोई भी अगर गांव में भी खेल रहे हैं तो पत्थर या किसी भी चीज से बच्चों की आंखों में अगर इंजरी हो जाए तो क्या करें? सर अभी ये चीज डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी उसको, कोई भी आपके पास में जो ऑप्थेल्मिस्ट उसको आप कितना जल्दी दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी तरह की चोट होती है। कुछ बॉल की होती है, जो कभी कोई छोटी बॉल होती है, कभी कोई बड़ा होता है, कभी गुल्ली डंडा का गुल्ली बहुत बार बच्चों को लग जाता है, तो कुछ शार्प इंजरीज के अंदर आता है। तो हाँ, हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात से ध्यान रखना है कि बच्चों को हम समझाएं कि आपको कोई चोट ना लगे उस बॉल से। खेलते समय बच्चों को हम समझाएं कि थोड़ा सा ध्यान के साथ वो कोई भी अपना गेम, कोई भी अपना खेल को एंजॉय करे। हाँ, अगर कोई भी चोट लगती है तो ऐसी स्थिति के अंदर तुरंत किसी को दिखाएं, ताकि अगर किसी भी तरह का आगे कोई भी इंजरी हुई है, कोई सीरियस इंजरी है, तो उसको हम समय के साथ ट्रीट कर सकें। जी डॉक्टर जैन, थोड़ा सा इंजरी से हटते हैं। कुछ परेशानियां जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, एक आपकी भाषा में स्टाई बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के जो पुतलियां होती हैं उसमें छोटी मोटी फुंसियां हो जाया करती हैं और वो बड़ी परेशान करती हैं। कई दफे कुछ ज्यादा 2-3 भी हो जाती हैं। ये किस वजह से होती है और इनका क्या इलाज है? सर, इसका जो सबसे बड़ा जो वजह है, जो हम कई बार अननोटिस रहता है, जो हमें नहीं पता चलता है, वो है कि चश्मे का नंबर अगर किसी को आ रहा होता है और हम उसको जानबूझ के या तो टालते हैं या हम उसको नहीं पहनते हैं। ये पता होता है कि हमें चश्मे का नंबर, फिर भी हम कई बार बचते हैं कि हमें चश्मा नहीं पहनना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिकली कुछ रिफ्लेक्स होते हैं, जिससे हमारा हाथ आंख के ऊपर लगने लग जाता है। ये किसी भी पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि वो अपने आंख पे हाथ लगा रहे हैं। तो इस वजह से जो छोटा मोटा जो इन्फेक्शन, नींद में खुजलियां आ जाती हैं। बिल्कुल, नींद में, बिल्कुल, क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते हैं कि कब आपने आंख के ऊपर या आपने कहां पे टच किया हुआ है अपने हाथों से। तो ऐसी स्थिति में जो हाथ का या जो भी पेरिफेरल का जो छोटा मोटा जो इन्फेक्शन है, वो सीधा सीधा आपकी आंख के अंदर लग जाता है। तो अंदर आंख के अंदर जो छोटे मोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो पानी बनाते हैं, जिसको हम टीयर्स बोलते हैं, उन सभी कुछ छोटी मोटी ग्लैंड्स का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम स्टाई या फिर कैलेजियन ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा आपको बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और इसका कुछ गर्म पानी से कुछ सेक करने पे इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। ये पुंसियां कुछ गंभीर तो नहीं हो सकती डॉक्टर जैन? नहीं सर, ये गंभीर तो नहीं होती है। ये केवल जिस मरीज को भी होती है उसको ये दर्द पैदा करती हैं, बट इससे नजर के अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। कौन सी चीजें ऐसी है जो नजर के अंदर इफेक्ट पैदा कर सकती हैं? सर, ऐसी जो बीमारियां हैं जो अंदरूनी हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डायबिटीज है या फिर हाइपरटेंशन है, या किसी को ऐसा कुछ जीन्स के अंदर है, जैसे किसी के दादा या फिर पापा लोग में किसी में भी अगर कोई किसी भी तरह की पर्दे की कोई बीमारी है, तो वो कुछ जीन्स के साथ और जनरेशन के साथ आगे बढ़ती है और आगे चलती है। डॉक्टर जैन, थोड़ा सा नजर से जुड़ी हुई चीज है चश्मा। ये बताएं कि ये माना जाता है आमतौर पर कि एक निश्चित उम्र के बाद आपकी जो नजर है वो धीरे धीरे कमजोर होती है। क्या ये सभी में होता है? पहला प्रश्न तो ये। और ये क्या ये नजर के चश्मे का नंबर बढ़ना ये बढ़ता ही रहेगा औसतन हर बरस या 2 बरस, और कब तक बढ़ता है और क्यों बढ़ता है? सर, अगर हम बात करें कुछ नौजवान लोगों की जिनके अंदर का नंबर बढ़ता है, तो एक सामान्य रूप से देखा गया है कि 21 साल या 22 साल तक की आयु तक ये नंबर बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। पर इसमें एक बहुत जरूरी चीज ये है कि आपको चश्मा कॉन्स्टेंटली पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पहनते हैं तो आंखें अंदरूनी रूप से कमजोर होती है, वह चश्मे का नंबर कम ज्यादा हो सकता है। तो जो हमारे जो नौजवान दोस्त हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको आंख का नंबर है या आपको कम नजर है, तो ऐसी स्थिति में आप चश्मे का प्रयोग करें और कंसिस्टेंटली इसको पहने। जो हमारे थोड़े से जो सीनियर सिटीजन हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर उनका नजर कम होता है तो उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि मोतियाबिंद है। डेफिनेटली चश्मे का नंबर जरूर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, बट वो बेसिकली पास के नंबर के अंदर बढ़ोतरी होती है समय के साथ, जो कि 40 साल की उम्र के बाद ही पास का नजर कमजोर होता है, और ऐसी स्थिति के अंदर ही हम पास का नजर का चश्मा देते हैं। जो बाकी जो चीजें, अगर दूर की नजर कमजोर होती है तो उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि या तो मोतियाबिंद हो सकता है या फिर किसी भी तरह की पर्दे की कोई छोटी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर जैन आपसे बातें करेंगे 029429402006 ये हमारा नंबर है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर जैन से सवाल पूछ सकते हैं आंखों से मुतालिक कोई भी। एक बार नंबर फिर से दोहरा देता हूं, 0294 तो हमारा कोड है और 2940 हमारा नंबर है। डॉक्टर जैन, थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये 40 साल के बाद आप जो बता रहे हैं, ये नजदीक का नंबर क्या सभी महिला पुरुषों में कम होता है या कुछ में? ज्यादातर लोगों के अंदर, लगभग 60 से 70% लोगों के अंदर 40 साल से ज्यादा की उम्र आने पे पास की नजर जरूर कमजोर होती है।
कुछ चीजें हैं जैसे कि किसी को पहले का ही कोई माइनस का नंबर यानी कि कोई मायोपिया नंबर है, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको पास का नंबर की कोई खास तकलीफ नहीं आती है। अगर आती भी है तो कुछ समय के बाद आती है, जरूरी नहीं है कि उनको 40 साल के बाद ही आए। ये जो है आप बताएं कि जब पास का नजर का जो चश्मा है वो आपका उसका नंबर बढ़ता है, तो क्या निश्चित नंबर बढ़ने के बाद दूर की नजर की भी आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है? अगर पास की नजर कमजोर हो रही है केवल, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी आपको कोई दूर का काम करना हो तो आप आपका पास का चश्मा हटा सकते हैं। वो आजकल कुछ अलग तरह के चश्मे बनने लग गए हैं जो आजकल एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ बनते हैं, उसको हम प्रोग्रेसिव ग्लासेस बोलते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चश्मा उतार करके आपको दूर का काम नहीं करना है, आप उसको पहने रख सकते हैं, वो आपका दूर का काम भी हो जाता है एक सेम चश्मे से, और पास का काम भी आप कर सकते हैं। काला पानी जिसे कहा जाता है, ग्लॉकोमा भी कहते हैं अंग्रेजी में, थोड़ा सा बताएं कि इसके क्या क्या संकेत होते हैं और व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसके आंखों में काला पानी की दिक्कत है? सर, सभी बीमारियों के अंदर आंखों की मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जो एक साइलेंट किलर है, जिसके अंदर नजर धीरे धीरे बहुत ही स्लोली नजर कम होती जाती है। वो जब तक किसी मरीज को ये बात का एहसास होता है तब तक बहुत ज्यादा समय ऑलरेडी निकल चुका होता है। ग्लूकोमा के अंदर जो बीमारी जो है उसको कोई भी एक नॉर्मल आदमी ये पहचान सकता है कि अगर उसका साइड का, यानी कि जब हम देखते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं सामने, तो हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि हमें साइड का यानी कि जो पेरिफेरल विजन है वो भी हमारा नॉर्मल होता है जी। जब हम सामने बात भी कर रहे होते हैं किसी के, तो भी हम साइड में या ऊपर या नीचे हम देख सकते हैं होते हैं जी। तो ग्लूकोमा के अंदर धीरे धीरे ये जो पेरिफेरल विजन है, यानी कि जो सीधा देखते समय जो हमारा जो पेरिफेरल विजन जो बन रहा है वो धीरे धीरे एक गोलाई के आकार में धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये ग्लूकोमा का सबसे बड़ा एक ऐसा सिम्टम है जिसको हमें नोटिस करना पड़ता है। वो अगर आंख के अंदर थोड़ा सा चुभन होना या आंख के अंदर थोड़ा भारीपन लगना, वो आंख के अंदर थोड़ा सा दर्द होना, ऐसी कोई और स्थिति है जिसके अंदर काला पानी यानी कि ग्लूकोमा हो सकता है। हमें ये भी समझना है कि ग्लूकोमा में एक्चुअली होता क्या है। ग्लूकोमा के अंदर जो आंख का एक प्रेशर होता है, यानी कि जैसे कि अगर समझ सकते हैं इसको सरल भाषा में, तो जिस तरह का एक ब्लड प्रेशर होता है जो कि हम सबको पता है और एक आम आदमी को भी पता है कि ब्लड प्रेशर क्या चीज होती है, कि भाई जो बॉडी के अंदर जो खून की नलियां चल रही है उसका एक प्रेशर को जो हम नोट करते हैं, उसी तरह का एक प्रेशर होता है आंख के अंदर जो आंख को आंख जैसा बना के रखता है। इसको हम बोलते हैं आईओपी यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर, जो आंख के अंदर का प्रेशर होता है, जो कि नॉर्मली होता है कुछ 16 से 20 के करीब। तो ये प्रेशर अगर नियमित रूप से किसी का बढ़ता रहे उसको हम रेज्ड आईओपी यानी कि बढ़ा हुआ इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं, जिसकी बीमारी का नाम ग्लूकोमा यानी कि काला पानी है। तो ऐसी कुछ स्थिति होती है जिसके अंदर आपको किसी भी आपके सहयोगी जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनके पास आप जाकर के एक बार अपना आंख का प्रेशर दिखा सकते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर साथ ही में अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो आंख के अंदर दर्द हो रहा है, वो अगर किसी मरीज को ऐसा महसूस होता है कि उसका पेरिफेरल विजन कम हो रहा है, तो ऐसी कुछ स्थिति के अंदर हमें काला पानी के लिए जो संभव इलाज है कुछ ड्रॉप्स के माध्यम से वो हमें शुरू करनी पड़ती है। वो पेशेंट को हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये ड्रॉप्स क्या ग्लूकोमा को खत्म करती हैं या प्रेशर को कंट्रोल करती हैं? जी, ये प्रेशर को केवल कंट्रोल करके रखती है। हाँ, खत्म ग्लूकोमा का एट प्रेजेंट जो हम बात कर सकते हैं, कितना भी टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हुआ है, मगर ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है जिसको हम डाल के खत्म कर सकें। ग्लूकोमा के अंदर यही एक सबसे जो दुखद बात वो यही है कि इसके अंदर बेशक पेशेंट को बहुत ही लेट पता चलता है कि उनका नजर खराब हो रहा है, बट उसके अंदर दूसरी चीज ये है कि हमें जो इनका जो दवाई है वो शायद हमें बहुत ही लंबे समय तक या कुछ मरीजों के अंदर तो आजीवन भी ये दवाइयों को चलाना पड़ता है। इसमें बात यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मरीज है वो इस बात को समझे। क्या उन्हें हो सकता है कि एक लंबे समय तक उन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बस इसके अंदर यही चीज एक मोटिवेशन चाहिए होता है जो हम हमारी तरफ से दे सकते हैं एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कि आप इस दवाई को रेगुलर डालें जी। तो इससे आपको आगे आने वाले भविष्य के अंदर काला पानी जो बढ़ोतरी होने वाली है वो हम थाम सकते हैं। वो इससे जो इतना भी प्रोग्रेसिव जो लॉस होने वाला है हम उसको बचा सकते हैं जी। इसके अलावा हमें एक और बात का ध्यान रखना है कि हम 6-8 महीने में या जैसा भी आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बताएं उस हिसाब से आप बस केवल अपना आंख का जो प्रेशर, जैसा कि मैंने अभी तक आपको जो थोड़ा सा बताया, हम अगर बस उसका एक नियमित रूप से हम उसका मेजर करवाते रहें तो वही मेरे हिसाब से काफी रहता है किसी भी सामान्य मरीज के लिए। वो जो नियमित रूप से जो उनकी दवाइयां चल रही हैं
वो ग्लाकोमा की रोकथाम के लिए काफी है। ये जो आप जांच बता रहे हैं, जो ग्लाकोमा का मरीज है उसे जांच कितने दिनों में नियमित तौर पर अपनी करवाती रहनी चाहिए प्रेशर की? अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि हमने कुछ मरीज देखे हैं जिनका प्रेशर 30 से भी ऊपर रहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लगभग 1 महीने में मरीज को बुलाते हैं। बट एक बार जब किसी भी पेशेंट का प्रेशर थोड़ा सा सामान्य होने लग जाता है, यानी कि 20-22 तक की अगर आने लग जाता है, तो हम ऐसी कुछ स्थिति के अंदर 3 महीने के अंदर ही फॉलोअप करते हैं। वो अगर एक बार हमारा दवाइयों से एकदम पूरे नियमित रूप से उनका प्रेशर अगर नॉर्मल आ जाता है 16 से 18 के करीब भी, तो फिर हम 6 महीने में या 8 महीने में एक बार देख सकते हैं। यहाँ एक बात का संदर्भ बहुत जरूरी डॉक्टर जैन की, जो भारत में दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग अपनी आंखें खो देते हैं। अंधे लोग हमारे यहाँ दूसरे देशों की तुलना में थोड़े से ज्यादा ही हैं। बताएं कि अंधापन होने का मुख्य कारण भारत में क्या है? जी, अंधेपन के कई सारे कारण हैं। इसके अंदर जो सबसे आम है वो है मोतियाबिंद, जिसके अंदर मोतियाबिंद बहुत ही ज्यादा पक जाता है, वह काला हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी हमें अंधापन मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि हमारे काफी सारे श्रोता मोतियाबिंद के बारे में जरूर और अवश्य समझते होंगे। जो आज एक चीज जो नहीं थोड़ा सा कम सुना होगा लोगों ने, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, वो है रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि जो पर्दा है वो अगर फट जाए किसी भी मनुष्य के, तो उस स्थिति के अंदर भी पूरी तरह से रोशनी जा सकती है। वो जब भी किसी मरीज को काला मोतिया या फिर मोतियाबिंद पका हुआ होता है, ऐसी स्थिति के अंदर तो हम पर्दा कैसा है वो भी हम नहीं पहचान सकते हैं। तो बेशक काला मोतिया या फिर मोतियाबिंद के अलावा जो कुछ बीमारियां हैं जिसके अंदर से पूर्ण रूप से अंधापन आ सकता है, वो एक रेटिनल डिटैचमेंट है। जैसा कि हमने हमारी वार्तालाप की उसमें जो हमने शुरुआत में जो डिस्कस किया वो था डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाए, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म ले ले, तो ऐसे कुछ स्थिति के अंदर पर्दे के अंदर खून आ जाना, ऐसी कुछ स्थिति के अंदर भी पूरी तरह से आंखों की रोशनी जा सकती है। बट सौभाग्य यह है कि अब इन सारी चीजों का इलाज बहुत ही आराम से संभव है। वो इसी के अंदर कुछ एक ये सारी जो टेक्निक्स होने आजकल इस्तेमाल होने लग गई हैं आंखों की किसी भी तरह के ट्रीटमेंट व सर्जरी के अंदर, वो आजकल एक बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स होने लग गई है, जिसके अंदर हम बहुत ही बारीक से, जिस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसी तरह से हम आंखों के अंदर पर्दे का इलाज भी इसी तरह के कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सर्जरी सक्सेसफुली कर रहे हैं। वो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिस तरह से पुराने रूप में हम देखते थे कि किसी को भी पर्दे की कोई बीमारी या कोई बड़ा कोई तकलीफ हो गया है, जिस तरह का जैसे मैंने बताया कि खून आ जाना या पर्दा फट जाना, ऐसी स्थिति की आज से कुछ 10 या 20 साल पहले जहां तक मुझे ध्यान है उसका कोई इलाज नहीं होता था। पर जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से एडवांसमेंट दिखाया है, वो जिस तरह की ट्रेनिंग्स आजकल हम सबको मिलने लगी है, उसके अंदर मैं ये देख सकता हूं और वो ये मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इस तरह की बीमारियों का अब सफलतापूर्वक अब इलाज संभव भी है। आंखें हैं तो सब कुछ है, क्या कुछ करें ताकि हमें आंखों की कोई दिक्कत न हो और आंखें स्वस्थ रहें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। आंखें हैं तो जहान है। मैं ये कहना चाहूंगा जाते जाते कि जिस तरह से हमने आज जो भी पूरा डिस्कशन किया उसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा सारे ही आकाशवाणी के श्रोताओं को कि हमें नेचुरोपैथी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम केवल और केवल दवाइयों पर निर्भर ना रहें, अच्छा खाएं। जैसे कि जब मैं आपको सब कुछ वापस रिमाइंड कराता हूं कि अपनी डाइट के अंदर, रेगुलर डाइट के अंदर थोड़ा सा पालक का सेवन करें, आंवले का, गाजर का, अखरोट का, वैसे कि भी अलसियों का। इसके अलावा आप एक सफेद चश्मा या काला चश्मा जब भी आप बाहर जाएं, धूप में जाएं, या अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन काम देख रहे हैं या कोई आप वेल्डिंग ही कर रहे हैं, ऐसी कुछ स्थिति के अंदर अपने कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स यानी कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस जरूर पहने। वो कोरोना के चलते मैं ये चाहूंगा कि सभी श्रोता इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना से अपने को डरना नहीं है, हमें इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोगों को जितने भी हम जो व्हाट्सएप और जो फेसबुक पर जितनी भी चीजें जो हम मिथ सुनते हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें। वो हम खुद ही अपनी समझदारी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपनी हैंड हाइजीन्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो मास्क का रेगुलर प्रयोग करना है ताकि जो इन्फेक्टिव एरोजोल्स है जो इस कोरोना के रिस्क को बढ़ाते हैं उससे भी हम बच सकें। डॉक्टर हार्दिक जैन, आपका हृदय से आभार।